हाँ, अब शेयर हो गया है। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ऐड हो जाने दो सबको। वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अब। ठीक ना? बाकी ऐड होते रहेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। Today I had made a plan to discuss the Jaira Habibullah S. Sheikh and another versus state of Gujarat and others. And this is the very popular and well-known case, which is known as a West Bakery case. As you know that this is the important and leading case on several points, and that's why this has been mentioned in the topic of the fair trial. What is the meaning of fair trial? When we can say that the fair trial was occurred, what is the role of PP public prosecutor, what is the role of court? ये सारे पॉइंट को हम इस केस में डिस्कस करेंगे जाहिरा हबीबुल्ला एसेक में। आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से एक स्टेट मशीनरी पूरी तरह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। और सबसे इसमें वर्स्ट कंडीशन ये रहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इतना वर्स्ट रोल शायद किसी भी केस में नहीं रहा होगा। तो जाहिरा हबीबुल्ला के केस को हम पहले फैक्ट देखेंगे, फैक्ट के बाद हम इसमें लीगल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है। लॉ के स्टूडेंट्स होने की वजह से हम लोग को ट्रूथ जानना चाहिए, चाहे फॉर हो चाहे अगेंस्ट हो। तो दैट्स व्हाई टुडे आई विल डिस्कस द जाहिरा हबीबुल्ला यस शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसके इंट्रोडक्शन में 2 केसेस हैं। आप देखेंगे कि आपके जो मैं शेयर कर रखा हूँ यहाँ पे 2 केसेस हैं। नेम क्या है? नेम दोनों का सेम ही है। नेम वाइज आप देखेंगे तो जाहिरा हबीबुल्ला का दोनों का केस सेम है। आप देखिए यहाँ पे जाहिरा हबीबुल्ला यस शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। सेम वही है, जाहिरा हबीबुल्ला यस शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ से आता है? दोनों में डिफरेंस आने का है कि जो पहला केस डिसाइड हुआ 2004 में डिसाइड हुआ है, और सेकेंड केस जो डिसाइड हुआ 2006 में डिसाइड हुआ। तो केस का नाम दोनों सेम ही है, दोनों ही बेस्ट बेकरी केस के नाम से जाने जाते हैं। और इन दोनों में एक और सिमिलरिटी क्या है? अगर हम सिमिलरिटी देखेंगे तो दोनों केस ही डिवीजन बेंच द्वारा डिसाइड हुआ है। किसके द्वारा डिसाइड हुआ है? यहाँ पर आपको डिवीजन बेंच मिलेगा। और एक डिवीजन बेंच में आप देखेंगे कि जस्टिस का नाम देखेंगे तो पहले में केस है दुराय स्वामी राजू वर्सेस अरिजीत पसायत, और सेकेंड में देखेंगे कि अरिजीत पसायत वर्सेस एच के सेमा। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही केस में अरिजीत पसायत इन्वॉल्व हैं। दोनों ही केस का जो जजमेंट राइटिंग है किसने लिखा है? अरिजीत पसायत ने लिखा है। तो इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि बोथ जजमेंट्स हैव बीन रिटेन बाय द ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत पसायत। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए हुआ क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या सेमेस्टर का एग्जाम है, तो लड़के बहुत ही कंफ्यूज हैं, टोटली कंफ्यूज हैं। उनका कहने का मतलब है कि ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि वो जाहिरा हबीबुल्ला शेख 2004 का जजमेंट लिख रहे हैं या 2006 के जजमेंट के बारे में लिख रहे हैं। और उनका कंफ्यूजन होना भी लाजमी है, कंफ्यूजन होना वो गलत चीज नहीं है। मैं खुद ही कंफ्यूज था। तो क्यों कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन होने का रीजन मैं बता देना चाहता हूँ। जिसमें कि दोनों केस को लिखे हैं अरिजीत पसायत ने। तो जब दोनों जजमेंट जब अरिजीत पसायत ने ही लिखा है, ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत पसायत ने ही लिखा है, तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं ऑनरेबल जस्टिस यहाँ पे ऑलरेडी एक ही बार लिख देता हूँ कि जितने बार यूज हो वहां पे ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत पसायत कहने का मतलब ये है मेरा कि ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत पसायत, अब उसको लेकर के चलेंगे एक साथ ही। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों जजमेंट जो लिखे गए हैं ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत पसायत ने लिखा है। इसीलिए कोटेशन पॉइंट सिमिलरिटी, बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे से सिमिलर हैं।
यहाँ तक कि कोटेशन भी बहुत ही सिमिलर हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा केस है। तो आपको एकदम क्लियरिटी रखिए कि जो आप में सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया कि जो आपके सिलेबस में केस मेंशन किया गया है वो 2004 का केस मेंशन किया गया है। दिस केस इज इन आवर सिलेबस, दैट इज द बेस्ट बेकरी केस, ये हमारे सिलेबस में है। तो 6 का जो जजमेंट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हुआ क्या, अब इस पर दोनों केस याद हो गया, एक 4 में डिसाइड हुआ, 6 में डिसाइड हुआ, दोनों डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया है और दोनों को ही ऑनरेबल जस्टिस अरिजीत पसायत ने डिसाइड किया है। अब हम आपके एक सेमेस्टर से क्वेश्चन रेज करेंगे जो कि आपको 2019 के क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले सेमेस्टर का एक क्वेश्चन था। पिछले सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था बहुत ही एग्जॉस्टिव क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पेपर था, टफ नहीं था। क्वेश्चन पेपर टफ तो नहीं था लेकिन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गया था, उसका रिप्लाई करना बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहा था। तो पिछले सेमेस्टर में जो मैक्सिमम बच्चे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे या 4.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे, खैर कोई बात नहीं, टीचर को मार्क्स देना होता है वो देख लेता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिछले सेमेस्टर में केस आया हुआ था, केस का नाम क्या था देखो। पूछा गया था केस, एक बार पढ़ देता हूँ हल्का सा, कि जाहिरा हबीबुल्ला या शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ईच वन हैज इनबिल्ट राइट टू बी डिल्ट विथ फेयरली इन क्रिमिनल ट्रायल। ईच का मतलब क्या है, कह रहा है कि हर एक व्यक्ति एक के पास एक इनबिल्ट राइट है, ऑलरेडी इसमें मतलब इनबिल्ट राइट है कि उसका ट्रायल हो, फेयर हो। ईच वन का मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पे ईच वन का मतलब सिर्फ एक्यूड की बात है या सिर्फ विक्टिम की बात है या सोसाइटी की बात है। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ईच वन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूड। हम जब जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस या फेयर जस्टिस इज नॉट ओनली फॉर द एक्यूड but also fair justice for the society as well as the victim। तो अब हम देखेंगे कि एक बात और है कि जब हम क्रिमिनल लॉ के हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो क्रिमिनल लॉ के हिस्ट्री में स्टेट बहुत ही पावरफुल था और एक्यूट बहुत ही वो था, मतलब वीक था। तो स्टेट के फेवर में, एक्यूट के फेवर में बहुत सारे प्रिजम्पशन आए, एक्यूट के फेवर में बहुत सारे लॉ आए और विक्टिम को हमेशा इग्नोर कर दिया गया, विक्टिम के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता था। इसलिए विक्टिम की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी। तो आकर के बाद में जाकर के 20th सेंचुरी में रियलाइज किया गया कि नहीं, विक्टिम इज आल्सो पार्ट ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो बाद में हम विक्टिम के बारे में सोचना शुरू करते थे। अदरवाइज शुरू के जो था सिर्फ और सिर्फ हम एक्यूट की बात करते थे, विक्टिम की बात नहीं करते थे। तो देखेंगे कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहली, कई बार कोर्ट किया लेकिन यहाँ पहली बार वर्ड यूज हुआ है कि ईच वन हैज इनबिल्ट राइट। कौन सा राइट है, इनबिल्ट राइट है। अब टू डील विथ फेयरली इन क्रिमिनल ट्रायल्स। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार्ट होगा, हम आपको बताएंगे कि स्टार्ट क्या है। कह रहा है कि डिनायल ऑफ फेयर ट्रायल इज एज मच इनजस्टिस टू द एक्यूज्ड एज टू द विक्टिम एंड सोसाइटी। कहा कि अगर फेयर ट्रायल का डिनायल एक्यूज्ड के लिए जितना घातक है उतना ही विक्टिम और सोसाइटी के लिए घातक है, डेंजरस है। इसका मतलब क्या है कि फेयर ट्रायल जस्टिस किसके साथ होना चाहिए, एक्यूट के भी साथ होना चाहिए और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि विक्टिम के साथ भी इनजस्टिस न होने पाए, सोसाइटी के साथ भी इनजस्टिस न होने पाए। तो इन तीनों को मिला करके कहा गया था कि वर्डिंग यूज हुआ है, कहा गया था कंसेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल इज ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन माने क्या होता है भाई, तुम लोग अच्छी तरह से जानते होगे। ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल जो भी है, ट्रायंगुलेशन मतलब कि 3 एंगल से कुछ बन करके बनता होगा ट्रायंगुलेशन। 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, वर्ड है कि ट्रायंगुलेशन 3 एंगल होता होगा, बहुत श्योर नहीं है। देखो भाई, गाड़ी चल गई तो चल गई, फंस गई तो फंस गई, उसकी गारंटी कोई नहीं है। ट्रायंगुलेशन मैंने से इतना कहना है कि ये जो फेयर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है इसके 3 पार्ट हैं, ये ट्रायंगल है। इसमें एक्यूट भी है एक पार्ट, दूसरा पार्ट विक्टिम है और थर्ड पार्ट जो है सोसाइटी है। तो कह रहा है कि अगर जहां पर भी इसमें से किसी के साथ इनजस्टिस हो जाए, चाहे सोसाइटी के साथ इनजस्टिस हो जाए, चाहे विक्टिम के साथ इनजस्टिस हो जाए, चाहे एक्यूट के साथ इनजस्टिस हो जाए, वहां पे हम फेयर ट्रायल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये माना जाएगा कि फेयर ट्रायल वहां पे नहीं हुआ है। अब एक कह रहा है कि इसको डिस्कस करिए। अब इसको, इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। स्टेटमेंट क्या है, ईच वन हैज इनबिल्ट राइट टू बी डिल्ट विद फेयरली इन क्रिमिनल ट्रायल।
denial of fair trial is as much injustice to the accused as to the victim and society. That's why this is called the concept of fair trial. It is called the fair trial is the triangulation. Fair trial is the triangulation. यस, फेयर ट्रायल इज द ट्रायंगुलेशन। अब हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, देखिए रिमार्क लिखा है, बाकी डिस्कस करूंगा। हमने कहा क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कोटेशन ऑफ द, किसका कोटेशन है भाई? बेस्ड ऑन द कोटेशन ऑफ द जायरा हबीबुल्ला या शेख एंड अनदर्स। और एक कोटेशन, दो केस हैं, जायरा हबीबुल्ला एस शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दोनों केस में इसका कोटेशन साइट किया गया था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2004 का जजमेंट है और यहाँ पे 2006 का जजमेंट है। सेम कोटेशन जो है अरिजीत प्रसाद ने, वहीं जब 2004 में जब जजमेंट लिखे उसमें भी क्या है कि फेयर ट्रायल मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन है, और जब 2006 का जजमेंट लिखे वहां पर भी लिखे कि यहाँ पे ट्रायंगुलेशन है। इसीलिए दोनों केस को हमने वो कर दिया, डिवाइड कर दिया है। आप देख रहे हो क्या 2004 का है और ये 2006 का है, और इसके पेज नंबर 11 है। जब आप ओरिजिनल जजमेंट पढ़ोगे, ओरिजिनल जजमेंट के पेज नंबर 11 पर बात लिखी हुई है। अब ओरिजिनल जजमेंट कैसे पढ़े, जैसे सुमित पूछ भी रहा था कैसे पढ़ते हैं सर आप, तो इसमें कुछ न करना नहीं है तुम्हें, यहाँ जाकर के क्लिक कर देना है, यहाँ पे कंट्रोल करके एक बार क्लिक मारोगे, यहाँ ओरिजिनल जजमेंट 4 का खुल जाएगा। और 2006 का जजमेंट है, यहाँ क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे इनका साइटेशन दे चुका हूँ। ये देखो साइटेशन है इनका, ऑलरेडी साइटेशन दे चुका हूँ। इनसे आप देख सकते हैं कि सर ने सही लिखा है गलत लिखा है। तो यहाँ पर पेज नंबर 11 पर बात लिखी गई है, पेज नंबर 11 पर है, और 2006 के जजमेंट में पेज नंबर 16 पर लिखी गई है, और ये दोनों बात यही है, अरिजीत प्रसाद ने लिखा है, ये आगे हो गया। अब ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होने के बाद हम इस केस को स्टार्ट करेंगे। केस को स्टार्ट करने से पहले इसको हम थोड़ा सा फैक्ट को डिस्कस करेंगे, तब इसको क्रक्स को लिखेंगे। फैक्ट क्या है, फैक्ट बता दें आपको। फैक्ट ऑफ द केस क्या है? देखिए, हम इस बात को डिसाइड नहीं करेंगे कि गुजरात में दंगा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये स्टेट मशीनरी का काम है, कोर्ट का काम है। हाँ, जो हुआ उसको सिर्फ हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी आप लोग सब जानते हैं कैसे क्या करना है। अब एक घटना घटित हुई है, दंगा भड़क होता है, दंगा भड़कने का रीजन भी था, जस्टिफिकेशन दोनों तरफ से दिया गया, अलग अलग चीजें था। तो उसमें सबसे पहले इसमें ये आया था मैटर कि वहां पे एक बड़ोदरा, एक बड़ोदरा नामक एक प्लेस है। आप जब जाएंगे गुजरात में तो गुजरात में आपको बड़ोदरा एक डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी, उसको बड़ोदरा कहेंगे। बड़ोदरा में एक एक घटना घटित होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लान मर्डर है, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट है, वो सबका अपना अपना लॉजिक है, वो अलग है। तो हुआ क्या है कि उसमें एक ट्रेन है, ट्रेन का नाम है साबरमती एक्सप्रेस है। ट्रेन का क्या नाम है? साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन, एक ट्रेन होती है जिसमें कि कार सेवक बैठे होते हैं। कार सेवक वो होते हैं जो कि बेसिकली आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, उनको कार सेवक कहा जाता है। तो उसमें कार सेवक थे जो कि शायद किसी पार्टिकुलर प्लेस से, जैसे रिलीजियस प्लेस से रिटर्न कर रहे थे, और ट्रेन जैसे ही आकर के आउटर पे रुकी हुई थी आसपास में, तब तक वहां पे कुछ लोगों ने उसको, ट्रेन को घेर करके, साबरमती एक्सप्रेस को घेर करके वहां पे आग लगा दिया। अब आग लगने की वजह से कितने लोग का डेथ हुआ? 56 लोगों का उसमें जल करके मतलब डेथ हो गया। अब इस तरह से, अब एक तो मैटर था ही भाई, एक रिलीजियस मैटर था, और पॉलिटिक्स हमेशा इन्वॉल्व रहती है, और इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की हर एक पार्टी हमेशा कोशिश करती है। दंगा होता है तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, चाहे किसी भी, हर एक पार्टी को फायदा होता है। अब हुआ क्या कि अब जितने डेथ हुए थे उसको लेकर के, डेड बॉडी को लेकर के पूरे बड़ोदरा शहर में घुमाया गया, और जब पूरे शहर में डेड बॉडी को लेकर घुमाया गया तो वहां पे लोगों की फीलिंग भड़क उठी कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। अब उसके रिटेलिएशन में कि नहीं, इस तरह का मैटर कैसे हो सकता है। जैसे आप दिल्ली में दंगा देखे होंगे आप, तो दिल्ली में दंगा होने के पीछे ऐसा नहीं था कि अचानक था, एक बहुत ही प्लान वे में ऑलरेडी कई दिनों से लोगों को प्रोवोक किया जा रहा था, अलग अलग स्टेटमेंट से, दोनों तरफ से, हिंदुओं की तरफ से भी जो सो कॉल्ड हिंदू लीडर है, और मुस्लिमों की तरफ से भी जो सो कॉल्ड लीडर है, तो दोनों एक पूरे एक ऐसे माहौल पे खड़ा कर देते हैं कि कभी भी दंगा भड़क जाता है। तो वहां पे साबरमती एक्सप्रेस के बाद जो जलाया गया था कार सेवकों को, उसका रिटेलिएशन हुआ।
रिटेलिएशन जब हुआ तो वहां पर कि एक दंगा भड़क गया। जब दंगा भड़का तो उसमें कई लोग जले मरे, जो भी हुआ। लेकिन एक हमारे जो पर्पस के लिए जो हम डिस्कस करना है, एक घटना घटित होती है, वो होती है 8:30 बजे की रात को होती है, 1 मार्च 2002 है। और ये दूसरी घटना होती है 11 बजे सुबह का टाइम होता है 2 मार्च को। मतलब कि 1 मार्च 2 मार्च के आसपास में घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है? घटना इसमें ये घटित होती है कि वहां पे एक बेस्ट बेकरी नामक प्लेस है। बेस्ट बेकरी एक पार्टिकुलर प्लेस था जहां पर कि बेकरी का काम वाम चलता था। तो वहां पर एक घटना घटित होती है और वहां पे जब दंगा भड़का तो कई लोगों ने लोगों को जिंदा जलाना शुरू किया। तो जो एक यहाँ जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें 14 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी। तो इस तरह से बेस्ट बेकरी का जो था एक ये भी प्लान में भी मर्डर था। अब उसमें ऑलरेडी बीजेपी के बहुत सारे लीडर भी इन्वॉल्व थे, आरएसएस के भी कई लीडर इन्वॉल्व थे। तो जो भी था ये मैटर आया। तो बेस्ट बेकरी के बाद जो मैटर, और उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इस समय के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी हैं, उस समय ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात। और वहां से धीरे धीरे उनकी एक छवि बदलती है और धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होता है और आज हिंदू सम्राट के नाम से उभर गए हैं भारत में। तो दैट इज अनदर पॉइंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घटना के बाद जाहिरा क्या है, जाहिरा का रोल क्या है, क्योंकि केस का नाम ही स्टार्ट होता है जाहिरा से। जाहिरा एक उस घटना की मेन आई विटनेस होती है जिसको स्टार विटनेस कहते हैं, और जिसने अपनी आंखों के सामने अपने फैमिली मेंबर्स को जलते हुए देखा, इंक्लूडिंग हेल्पलेस वुमेन एंड इनोसेंट चिल्ड्रेन। उस ग्रासम इंसिडेंट में फॉर्चुनेटली वो बच गई, लेकिन उसके फैमिली मेंबर थे, सबको जला दिया गया। अब इस केस को किस नाम से जाना जाता है? बेस्ट बेकरी केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पार्टिकुलर प्लेस है वहां पे बेकरी का काम होता था। अब यहाँ पर हम आएंगे। अब स्टार्ट होता है मैटर क्लेम ऑफ जाहिरा। जाहिरा क्लेम क्या है? स्टेट का गुजरात का क्लेम क्या है? सबका अपना अपना क्लेम है। क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट स्टार्ट हुआ, ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट आया। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है जो कि 27/6, कितना बनेगा 6 का हो, 30/5 जुलाई नहीं जून बनेगा, 27 जून 2003 को इसका जजमेंट आ गया। घटना कब घटित हुई है? घटना घटित हुई है आपका 2002 की घटना घटित हुई है। 2002 की घटना घटित हुई है और मार्च में घटना घटित हुई है और 2003 में इसका ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आ गया। जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया, ट्रायल कोर्ट ने अपना डिसीजन जब दिया, तो डिसीजन देखिए क्या होता है। ट्रायल कोर्ट डायरेक्टेड एक्विटल ऑफ ऑल एक्यूज्ड पर्सन। ट्रायल कोर्ट ने सारे एक्यूज्ड पर्सन को एक्विटल कर दिया। एक बात और मैं बता दूं, जब एक्विटल होता है तो आप हम और आप क्या करते हैं? सबसे पहले ब्लेम एक करना शुरू करते हैं, ट्रायल कोर्ट फेयर था, अनफेयर था। देखिए कई मामले में ट्रायल कोर्ट फेयर होता है, अनफेयर होता है, वो अप टू सम एक्सटेंट तक सही भी है। लेकिन कई बार ट्रायल कोर्ट में उसलिए भी एविडेंस एक्यूज्ड का एक्विटल हो जाता है जब अपोजिट पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करती है। तो हर मामले में हम ट्रायल कोर्ट को या जज को ब्लेम लगा देना वो भी सही नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर बाद ही। तो ट्रायल कोर्ट में सीधा सीधा बोल दिया गया कि भाई हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, और जो बेस्ट बेकरी केसेस में जितने लोग हैं वो सबका एक्विटल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो मतलब डे लाइट में जो मर्डर हो रहा है, उसके उस मामले में भी केस के उस तरह के केसेस में भी वहां पे एक्यूज का एक्विटल हो जा रहा है। देखिए मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उस समय जो दंगा हो रहा था पूरी तरह से एक प्री प्लान मर्डर ही था, और सेवरल लीडर्स ऑफ द बीजेपी एंड आरएसएस वर इन्वॉल्व उस तरह के मैटर में। अब हुआ क्या कि जाहिरा शेख का मैटर क्या था, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्लेम ऑफ जाहिरा। जाहिरा स्टार्ट करती है, कहती है कि उसने हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने भी मैटर को रिजेक्ट किया। मैं हाई कोर्ट का भी डिसीजन बता ही देता हूँ हाई कोर्ट ने क्या किया। हाई कोर्ट भी अनफॉर्चुनेट, हाई कोर्ट ने इतना गलती किया जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने सीधा सीधा जब मैटर अपील में गया तो हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया। कब डिसमिस कर दिया? 26 दिसंबर 2003 को। देखिए कितना स्पीडी मैनर में सब कुछ चल रहा है। आप देखेंगे कि 1 साल के भीतर डिसीजन आ जाता है ट्रायल कोर्ट द्वारा और सबका एक्विटल होता है। हाई कोर्ट का भी डिसीजन आता है मुश्किल से ये 6 महीना बाद, एकदम एग्जैक्ट 6 महीना का टाइम देखिए आप। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है 27/6 को जजमेंट है, 27/6 को ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है। और 26 तारीख को 26/12/2003 को जस्ट मतलब कि 6 महीना बाद
यहाँ 6 का महीना है, यहाँ 12 का महीना है, 27 तारीख है, यहाँ 26 तारीख है। मतलब जस्ट 6 महीना बाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया और हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया वो एक्विटल हुआ, मतलब आप अपील को डिसमिस कर दिया गया। देखिए हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस किया, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि एविडेंस न रहा होगा, डिसमिस कर दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने ब्लंडर मिस्टेक क्या किया हाई कोर्ट का ब्लंडर मिस्टेक ये दिखाता है कि हाई कोर्ट कंप्लीटली बायस था। क्या हुआ हाई कोर्ट के मामले में? हाई कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया तो जजमेंट में रीजन दिया ही नहीं। उसने ये नहीं दिया कि नहीं हम क्यों किसी का एक्विटल कर रहे हैं, नहीं सीधा जजमेंट आ गया कि नहीं हम इनका एक्विटल कर रहे हैं। जजमेंट जो होता है रीजनिंग बेस्ड होता है, रीजन डिसीजन होता है। रीजन डिसीजन के फायदे क्या हैं ये सुप्रीम कोर्ट इस केस में बताएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने रीजन क्या दिया कि क्यों हम रीजन नहीं दे रहे हैं, हम अपील तो डिसमिस कर रहे हैं लेकिन रीजन नहीं देंगे। क्यों रीजन नहीं देंगे? क्योंकि ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। कोर्ट का कहना था कि भाई विंटर सेशन आ गया है, विंटर सेशन में हम विंटर सेशन में विंटर वेकेशन होने जा रहा है और हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जो भी टाइम है हम सेशन मतलब वेकेशन हो रहा है उसका हम एंजॉय करेंगे, हम यहाँ पे रीजन नहीं देंगे क्योंकि हमें रीजन लिखने का टाइम नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें पूछेगा, हाई कोर्ट को फटकार लगाएगा, वो कहेगा कि अच्छा ये बताओ कि जब एक्यूज ऑलरेडी कस्टडी में थे, नहीं ऑलरेडी रिलीज थे, इतनी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि अपील को डिसमिस कर रहे हो लेकिन रीजन नहीं दे रहे हो? और सुप्रीम कोर्ट इसमें कहेगा हाई कोर्ट से, तुम्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारे जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से मतलब तुम्हारे ऊपर भी एक सुपीरियर कोर्ट बैठा हुआ है जो कि मैं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं। तुम्हारा जजमेंट जब हमारे यहाँ चैलेंज होगा तो किस बेसिस पे चैलेंज होगा? चैलेंज होगा तो किस बेसिस पे चैलेंज होगा? या जब हमारे पास जब जजमेंट आएगा तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि तुम हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, जो आपने डिसाइड किया है सही डिसाइड किया है, गलत किया है? नहीं, आप सीधा सीधा 2 लाइन में लिख दे रहे हो कि अपील इज डिसमिस एंड ऑल द एक्विटल दैट इज द कंटिन्यू, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। और मौकरी बना दिए हो आप। मौकरी क्या बना रहे हो कि आप कह रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो इतना हरी एंड बरीड वाले में जजमेंट लिखने की क्या जरूरत थी? अब इस तरह का मैटर जब कंटिन्यू रहता है, ट्रायल कोर्ट का भी यही मैटर है, हाई कोर्ट में भी यही मैटर है। इसी बीच जाहिरा शेख एनएचआरसी पहुंचती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहुंचती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपना कंप्लेन करती है। कंप्लेन क्या करती है? कंप्लेन ये कहती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की वजह से कि कहती है कि देखिए यहाँ तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे ये संदेह करती है, सीधा सीधा बात यही है। कहती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें धमकी आ रही है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि धमकी आए चाहे कुछ आए कोई मतलब नहीं है। ये रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा है कोर्ट से कि भाई विटनेस को प्रोटेक्शन दो, जाहिरा की लाइफ को थ्रेट है, पूरी सरकार जाहिरा के पीछे पड़ी हुई है। इस तरह कोई रिक्वेस्ट नहीं है और न ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोसीडिंग को कैमरा में कंटिन्यू किया जाए। तो अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास पहुंच करके कहती है कि इसमें बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, कंटिन्यू थ्रेटनिंग टू द पावरफुल पॉलिटिशियंस, इसमें पावरफुल पॉलिटिशियंस ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और हमें कंटिन्यू धमकी मिल रही है। किस लिए धमकी मिल रही है? नॉट टू डिस्पोज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। तो आदमी को जान पे धमकी रहेगा तो कैसे भाई अपना एविडेंस देगा, कैसे कोर्ट पहुंचेगा? कोर्ट पहुंचने से पहले ही मार दोगे, तो पूरा स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो घटना मार्च 2002 में घटती है, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन 2003 में आ जाता है, 1 साल बाद, और उसके 6 महीने बाद हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ जाता है कि यहाँ पर अपील मतलब कि डिसमिस कर दी जाती है। हाई कोर्ट ने भी कोई अपना पावर यूटिलाइज नहीं किया। अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट मैटर कैसे पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा तो उसमें आया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने वो किया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यहाँ पर एक एसएलपी फाइल किया जिसको रिट पिटिशन ट्रीट करते हुए मैटर को बढ़ाया गया था। एसएलपी फाइल हुआ और उस एसएलपी में एक एनएचआरसी में एक पार्टी थी, जायरा भी एक पार्टी थी एंड एक एनजीओ था, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो 3 लोगों ने वहां पे एसएलपी फाइल की। कौन कौन फाइल किया? एक आप देख रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने फाइल किया है, दूसरा जायरा ने फाइल किया है, तीसरा एक एनजीओ ने फाइल किया है। तीनों की एसएलपी फाइल हुई और स्टेट और जायरा ने दोनों ने रिक्वेस्ट किया
कि फ्रेश ट्रायल कंडक्ट किया जाए। स्टेट का भी और इनका जायरा का रिक्वेस्ट था कि फ्रेश ट्रायल कंडक्ट किया जाए। अब फ्रेश ट्रायल की डिमांड क्यों आती है? रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस, ये मेन रीजन था। एक बात और मैं बता दूं, इसमें जो 3-4 बात के लिए मेन इशू हुआ था। पहला इशू ये आया था, इसमें कोर्ट ने कहा गया था कि ट्रांसफर ऑफ केसेस, या 406 में डिस्कस करना चाहता हूँ, देखो मैं बताना है भूल गया था। मेनली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिस्कस होगा 406 के रिगार्डिंग एक सेक्शन है सीआरपीसी में। 406 सेक्शन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट केसेस अगर फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केस को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पर एनएचआरसी हो, चाहे जायरा का हो, चाहे ये ग्रुप है, एनजीओ है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, पहला रिक्वेस्ट यही है कि सर स्टेट ऑफ गुजरात में पूरी स्टेट मशीनरी सपोर्ट नहीं कर रही है, कंटिन्यू पॉलिटिशियंस की तरफ से धमकी मिल रही है, कोर्ट पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है, और जितने स्टार विटनेसेस थे सब के सब रिजाइल कर गए, सब के सब अपने आप को विड्रॉ कर लिए कि नहीं हम एविडेंस नहीं देंगे। इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस को आप गुजरात से कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इंटरनेट, यस। तो पहला रिक्वेस्ट ये था कि इस केस को कहाँ ट्रांसफर किया जाए, गुजरात से महाराष्ट्र को। दूसरा रिक्वेस्ट क्या किया की था कि इसको फ्रेश ट्रायल कंडक्ट कराइए। फ्रेश ट्रायल कंडक्ट कराने का रीजन ये था कि शुरू से विटनेस का रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट, और शुरू से प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बाद में बताऊंगा, अभी कंक्लूजन यही आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को गुजरात से महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिया था। इस केस में केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 406 यूज करके इस केस को जायरा से केस को गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया था। और जब गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया था तो एट दैट टाइम देन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक डायरेक्ट स्लैप था कि एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ विटनेसेस को प्रोटेक्शन देने में टोटली फेल हो जा रही है, और उस स्टेट में इस तरह के सरकमस्टांसेस में जहां पर कि ट्रायल कंडक्ट कराना, फेयर ट्रायल कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, और केस को सीधा सीधा गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर करना पड़ा। दैट वाज द डायरेक्ट slap on the then government, which was totally failed to protect the witnesses. तो दिस केस में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस का क्या ग्राउंड था, इसमें कहा गया था कि देखिए द पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या किया था, कोई स्टेप नहीं ले रहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू प्रोटेक्ट द स्टार विटनेसेस। हम अभी कह रहे हैं कि थ्योरेटिकली तो लगता है कि नहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ये वो करेगा, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रैक्टिकली में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट बनकर रह गए हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत रेयर केसेस में गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के डिसीजन लेते हैं। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट धमकी मिल रही है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई स्टेप नहीं लिया। किसलिए स्टेप नहीं लिया? टू प्रोटेक्ट द स्टार विटनेसेस। एक हमारे सीआरपीसी में टॉपिक है, विटनेस प्रोटेक्शन का एक टॉपिक है। तो विटनेस प्रोटेक्शन में जब हम डिस्कस करेंगे तो आप ये सब केसेस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑलरेडी ध्यान में रखना। और इसकी वजह से जो 17 मई 2003 को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला था, जो एविडेंस देने वाले थे 4 इंजर्ड विटनेसेस, सारे के सारे रिटर्न हो गए। वो सीधा सीधा मना कर दिए कि नहीं भाई, वो हम कोर्ट में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो स्टार विटनेसेस थे, 17 मई को जिनके एग्जामिनेशन होना था, कब एग्जामिनेशन होना था? 17 मई को होना था, और वो 9 मई को ऑलरेडी वो रिटर्न कर चुके थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि अब इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे स्टार रिटर्न रिजाइल कर गए। यहाँ तक कि जाहिरा शेख ने भी अपने आप को रिजाइल कर लिया। जाहिरा शेख का भी 17 मई 2003 को था, लेकिन डायरेक्ट धमकी आने की वजह से ये भी अपने आप को ट्रूथ मतलब कोर्ट जाने से मना कर दी। तो आप देख रहे थे कि जो 17 मई को ट्रायल चल रहा था, और जो विटनेसेस थे, स्टार विटनेसेस थे, सारे के सारे मना कर दिए। क्यों मना कर दिए कोर्ट में जाने से? क्योंकि उनको डायरेक्ट वहां पे थ्रेटनिंग आ रही थी, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने यहाँ तक कि एक एप्लीकेशन तक नहीं दिया कि हाँ भाई चलो इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, प्रोसीडिंग कैमरा में किया जाए, कुछ भी नहीं किया गया। अब यहाँ पर मैटर आएगा
आगे बढ़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने कंक्लूजन निकाले इस केस में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये तो कहानी था, जो भी मैं डिस्कस कर रहा था एक कहानी था। वो कहानी को एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी नहीं है। बस उस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो विटनेसेस रिजाइल कर रहे थे, जो कंटिन्यू विटनेसेस रिजाइल कर रहे थे ड्यू टू थ्रेटनिंग ऑफ द पॉलिटिशियंस, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द फेयर ट्रायल। ये पॉइंट बस लिखना है, बाकी तो कहानी है। अब हम यहाँ से कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है, ये रेशियो है, यही सारे केस में आएगा। और जब नया जजमेंट पढ़ोगे तो तुम सब यही लिखोगे। अब सबसे पहले आया था कि पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ने यही पूछा कि भाई ये बताओ कि हम कोर्ट की स्थापना करते हैं, कोर्ट क्यों है, कोर्ट का पर्पज क्या है। क्या कोर्ट का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि आप दबाव आए, आप कमिटेड जुडिशरी की तरह काम कर दें। कमिटेड जुडिशरी, जुडिशरी का मिसयूज जो भी रूलिंग पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, उसने भी उतना ही मिसयूज किया है जितना कि समय की मोदी गवर्नमेंट कर रही है। कमिटेड जुडिशरी का जो कंसेप्ट है, कमिटेड जुडिशरी एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है जजेस डू नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, rather than they show their loyalty towards the ruling party. So that is called the committed judiciary. तो इस तरह से इस केस में कोर्ट ने पूछा कि भाई कोर्ट की स्थापना क्यों हुई है। तो कोर्ट ने बताया है कि देखो भाई, कोर्ट की स्थापना 3 पर्पज से हुई है, वही काम करो। क्या क्या पर्पज है भाई कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि एक तो तुम्हारा पर्पज है डिस्कवरी। कोर्ट का काम है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। जहां पर भी सच्चाई हो, चाहे सच्चाई किसी के फार हो चाहे अगेंस्ट में हो, सच्चाई या ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट के बेसिस पर ही ट्रूथ निकल करके आता है। तो पहला पर्पज क्या होता है कोर्ट का, डिस्कवरी होता है। दूसरा पर्पज क्या होता है, विंडिकेशन होता है। विंडिकेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारी अंग्रेजी बहुत ही खराब है। तो मैंने विंडिकेशन मतलब होता है कि टू क्लियर एन एक्यूजेशन। फैक्ट के बेसिस पर कोई एक्यूजेशन है, एलिगेशन है कि नहीं इसने, प्रियांशु ने वो कर दिया है, प्रियांशु ने चोरी किया है। तो कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट का काम यही है कि डिस्कवरी के बाद जो एक्यूजेशन है उसको एक क्लियर कर दे। तो यहाँ पर दूसरा पर्पज है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब कि जो चार्जेस लगे हुए हैं उसको फाइनली डिसाइड कर दें कि वेदर ही हैड कमिटेड मर्डर और ऑफेंस आर नॉट, लाइक दिस। तो पहला पॉइंट है कोर्ट का पर्पज ये है, वो कहाँ गया भाई। पहला पॉइंट है डिस्कवरी, दूसरा पॉइंट है विंडिकेशन, तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। जब मैं तुम लोग को एक केस डिस्कस कर रहा था एविडेंस एक्ट में, और जो मैं नंदलाल वैद्य का केस डिसाइड किया था, जिसमें दोनों डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई थी, और महिला को जो नेहा थी, नेहा को डिक्लेयर किया गया था कि नेहा इज द इलिजिटिमेट चाइल्ड, बास्टर्ड चाइल्ड। उस मैटर में कोर्ट ने यही कहा था कि जो हमारे सामने ट्रूथ है, फाइनली ट्रूथ मस्ट ट्रम्प। तो यहाँ पर क्या पर्पज है, डिस्कवरी है, विंडिकेशन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ है। अगर बाय चांस अगर जुडिशरी में के इंटरव्यू में अगर कोई पूछ दे कि अगर आप जज बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि जब मैं जज बन जाऊंगा तो मैं डिस्कवरी करूंगा, विंडिकेशन करूंगा, और फाइनली ट्रूथ प्रिवेल करूंगा, चाहे वो किसी के फार में हो चाहे अगेंस्ट में हो। 3 पर्पज हो गए, डिस्कवरी, विंडिकेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ। ये द मेन पर्पज क्या है भाई, मेन पर्पज अंडरलाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ, इन्हीं 3 कामों के लिए, मेनली इन्हीं 3 कामों के लिए कोर्ट की स्थापना हुई है। अब भाई फेयर ट्रायल क्या चीज है, फेयर ट्रायल के बारे में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट में। पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया कि पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा पॉइंट ये है, अब मैं एक क्लास में और लूंगा, टाइम खत्म होने वाला है। आई विल टेक वन मोर क्लास, आई विल शेयर द लिंक एंड आई विल स्टार्ट द क्लासेस 12 to 5, 12:05 से क्लास लूंगा। कहाँ अंग्रेजी बोल रहा हूँ जब बोलने ही नहीं आता है। तो ओरिजिनल ऑफ फेयर ट्रायल का देखो यहाँ पर, व्हाट इज द ओरिजिनल ऑफ फेयर ट्रायल, ओरिजिन ऑफ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और इसी वर्ड से निकल करके आएगा कि फेयर ट्रायल का जो पर्पज है, क्रिमिनल ट्रायल में हमें फेयर ट्रायल कब माना जाएगा, जब हम एक्यूज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें, और हम पब्लिक के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और हम विक्टिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। अब तुम लोग कहोगे कि सर पब्लिक का क्या इसमें इंटरेस्ट होता है।
देखो पब्लिक का इंटरेस्ट ये होता है कि अगर जो क्रिमिनल है ही मस्ट बी पनिश्ड। क्यों मस्ट बी पनिश्ड? क्योंकि कल को मान लीजिए तुम्हारे भाई का मर्डर किया है और मैं खुश हूँ, तो क्या गारंटी है कि मेरे भाई का मर्डर नहीं करेगा? और सोसाइटी में दहशत पैदा हो जाएगा। अगर हमारे घर के रोड के सामने 2 मर्डर हो जाएँ, तो कल को मैं निकलूँगा ही नहीं। रात शाम अंधेरा होते ही मैं आऊँगा ही नहीं। तो पब्लिक का भी इसमें एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है कि कल्प्रिट्स मस्ट बी पनिश्ड। तो एक्यूज्ड का इंटरेस्ट भी देखना है, पब्लिक का भी देखना है और विक्टिम का भी देखना है और इस तरह से फेथ को बनाए रखना है। मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तुम्हारा इंट्रोडक्शन जब सेमेस्टर में लिखोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। स्टार्ट क्या हुआ? कहेगा कि मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल। तो मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल में क्या है भाई? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो होता है ना कि कहीं ध्यान में रखना है कि कृष्णा अय्यर ने क्या कहा था? कृष्णा अय्यर ने मोतीराम के केस में यही तो कहा था ना कि जस्टिस मार्केट में, इकोनॉमिक मार्केट में या जस्टिस मार्केट में, शायद इकोनॉमिक मार्केट या कमर्शियल मार्केट कुछ वर्ड यूज किए थे, शायद जस्टिस मार्केट में, मतलब कुछ पार्टिकुलर वर्ड में भूल रहा हूँ। कह रहे हैं कि मीनिंग ऑफ फेयर ट्रायल में हमें ये देखना है कि फेयर ट्रायल वुड मीन ट्रायल बिफोर। ट्रायल बिफोर मतलब किसके सामने? इम्पार्शियल जज होना चाहिए। जज का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पार्शियल जज नहीं होना चाहिए कि हिंदू है तो मुस्लिम के खिलाफ डिसाइड कर दे, मुस्लिम है तो हिंदू के खिलाफ डिसाइड कर दे, ब्राह्मण है तो दलित के खिलाफ डिसाइड कर दे, दलित है तो ब्राह्मण के खिलाफ। नहीं, इम्पार्शियल जज होता है। देखो एक कहावत भी है कि जो कुत्ते की पूंछ अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, चाहे जितना ही पाइप में डालकर सीधा कर दो। अगर किसी की नर्सरिंग अगर फैमिली में अनबाइस्ड रूप में हुई है, तो अगर जज बन भी जाएगा तो बहुत ज्यादा फेयर नहीं हो पाएगा। अलग बात है कि इसके लिए उनको बार बार कंटिन्यू उनका वो कराया जाता है, मतलब ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन अगर फैमिली से अगर तुम्हें नर्सरिंग आ गई है कि मुस्लिम आतंकवादी है और मुस्लिमों के माइंड में अगर आ गया है कि हिंदू सारे के सारे कमीना होते हैं, वो सब ठीक आदमी नहीं होते हैं, वो सब हमें देश से मार के भगाना चाहते हैं, अगर इस तरह की फीलिंग है तो तुम जहां भी पहुंच जाओगे यही फीलिंग रहेगी। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान फैमिली पर भी देखना होगा कि बच्चे की नर्चरिंग कैसे हो रही है। तो जो भी हो, फिलोसफिकली ये है कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होना? इम्पार्शियल जज। दूसरा क्या है कि फेयर प्रोसिक्यूटर होना चाहिए। वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फेयर प्रोसिक्यूटर का हालात ये मैं बता दूं, प्रोसिक्यूटर की ग्राउंड रियलिटी में बता दूं। आप चाहे झारखंड में चले जाए, चाहे यूपी में चले जाइए, चाहे बिहार में चले जाइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है आजकल कि पर डे 2000-3000 रुपया एक्यूज से ले रहे हैं और चल रहे हैं। एक मित्र का हमारे यहाँ फोन आया हुआ था, मित्र ने पूछा कि हमारी सैलरी कितनी है। मैंने बताया, उन्होंने अपनी सैलरी जब बताया, बोले कि देखो हमारी सैलरी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन हम लोग अभी शुरू में है, इसलिए पर डे 1000 रुपया तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, जबरदस्ती आदमी देकर चला जाता है। अगर 2-4 साल बाद अगर हम पीपी बन जाएंगे तो समझ लो कि दिन दिन में एक दिन में 5000 रुपया तो बिना मांगे मिल जाएगा। तो मान के चलो कि हमारा 30,000 मतलब एक्स्ट्रा है, 30, 40, 50 हजार हमारा हर महीने एक्स्ट्रा है। अब बताए कि एक्स्ट्रा क्यों आदमी दे रहा है? कोई आदमी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पागल है कि आपको पैसा पकड़ा देगा? क्यों? दूध भी खरीदता है 1 लीटर तो वो भी देखता है कि इसका दाम 10 रुपया के 20 रुपया है, और आपको ऐसे ही दे दे? ऐसे नहीं देगा आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसा ले रहे हैं, आप प्रोसिक्यूटर है, तो आप हमेशा विक्टिम के फेवर में लड़ते हैं केस, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पैसा लेकर आप क्या करते हैं? पैसा लेकर के आप एक्यूज के फेवर में केस को डिसाइड कराते हैं, हेल्प कराते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि जजेस, हम लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं पुलिस ज्यादा करप्ट है, नहीं, पुलिस से ज्यादा करप्शन तो जुडिशरी और प्रोसिक्यूटर में है। ये बहुत बड़े करप्शन के अड्डे हैं दोनों के दोनों। इनको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इम्पार्शियल जज होने चाहिए, दूसरा कि फेयर प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, और तीसरा कि एटमॉस्फेयर ऑफ जुडिशियल काम होना चाहिए। एटमॉस्फेयर ऑफ जुडिशियल काम का होना मतलब यह है कि माहौल ऐसा बने कि हम कोर्ट में अगर अपना स्टेटमेंट दे दें तो ये न रहे कि नहीं बाहर आकर के 10 लोग हमें पीटना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ एविडेंस देने के लिए और बाहर लोग चिल्ला रहे हैं कि मुर्दाबाद 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 जाहिरा मुर्दाबाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का 3 कंडीशन होना चाहिए कि इम्पार्शियल जज, जज एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, प्रोसिक्यूटर फेयर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि जुडिशियल